Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 भूगोल की किताब फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। चैप्टर 15 पृथ्वी पर जीवन। हाँ, और ये चैप्टर यूपीएससी पाठ्यक्रम के लिहाज से खासकर एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाले सेक्शन के लिए एक फाउंडेशनल चैप्टर है। बिल्कुल, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन कैसे टिका हुआ है और कैसे अलग-अलग जीव एक दूसरे से और अपने आसपास के पर्यावरण, अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं। हमारा फोकस रहेगा इसके कोर कॉन्सेप्ट्स पर, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और इकोलॉजिकल बैलेंस, और वो भी यूपीएससी के नजरिए से। हाँ, मतलब हम देखेंगे कि प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और मेंस के लिए कौन से एनालिटिकल पॉइंट्स बनते हैं। और जैसा आपने कहा, ये चैप्टर ऐसा है जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सवाल आते ही रहते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे कि चर्चा के दौरान कुछ रेलेवेंट पीवाईक्यूज मतलब पिछले सालों के प्रश्नों को भी साथ लेकर चलें, 2013 से लेकर अब तक। इससे परीक्षा की डिमांड समझने में आसानी होगी। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द से ही शुरुआत करते हैं, पारिस्थितिकी। हाँ, इकोलॉजी, ये शब्द कहाँ से आया है? ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस जिसका मतलब होता है घर या रहने की जगह, और लॉजी यानी अध्ययन। अच्छा, तो मतलब घर का अध्ययन। एक तरह से हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो ये विज्ञान जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे चल रहा है, कैसे सस्टेन हो रहा है। और इसका क्रेडिट जाता है जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हैकेल को, जिन्होंने 1869 में ये शब्द दिया था। सही। अब यहाँ कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे पहला है पर्यावास यानी हैबिटेट। हैबिटेट मतलब वो खास जगह, वो एनवायरनमेंट जहाँ कोई जीव रहता है, उसका नेचुरल घर। जैसे जंगल शेर का हैबिटेट है, या तालाब मछली का। फिर आता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। ये पूरा सिस्टम है जिसमें किसी इलाके के सारे जैविक घटक मतलब पौधे, जानवर, माइक्रोब्स, और अजैविक घटक हवा, पानी, मिट्टी, धूप, ये सब शामिल हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण शब्द वो है पारिस्थितिक अनुकूलन, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। ये कमाल की चीज है। मतलब जीव कैसे अपने माहौल में ढल जाते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें और अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकें। इसके उदाहरण तो बहुत हैं। खासकर मरुस्थलीय पौधों में देखिए, पानी बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। प्रीलिम्स 2013 का एक सवाल Q94 भी था इसी पर, कि मरुस्थलीय पौधों में पानी की कमी से निपटने के लिए क्या रूपांतरण होते हैं। हाँ, जैसे पत्तियां कठोर और मोमी हो जाती हैं, या छोटी हो जाती हैं, या फिर कांटों में बदल जाती हैं। बिल्कुल, ये सब एडेप्टेशन के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इकोलॉजी सिर्फ एक परिभाषा नहीं बल्कि एक नजरिया है। यह हमें समझने में मदद करता है कि जीव और पर्यावरण कैसे एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, और ये अडेप्टेशन कितना जरूरी है किसी प्रजाति के सर्वाइवल और इवोल्यूशन के लिए। बिल्कुल। चलिए अब इकोसिस्टम्स के प्रकारों पर आते हैं, स्थलीय और जलीय। हाँ, मोटे तौर पर दो कैटेगरीज हैं, टेरेस्ट्रियल यानी जमीनी और एक्वाटिक यानी पानी वाले। पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बात करते हैं। ये जमीन पर पाए जाने वाले जीवन क्षेत्र हैं। इनको हम अक्सर बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं जिन्हें बायोम्स कहते हैं। जैसे कि वन, मरुस्थल, घास के मैदान। हाँ, और कौन सा बायोम कहाँ होगा ये किस पर निर्भर करता है? ये मुख्य रूप से वहां के क्लाइमेट पर, खासकर तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले वन पारिस्थितिकी तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को लेते हैं। इनमें भी कई प्रकार हैं, है ना? बिल्कुल, जलवायु के आधार पर। जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स जो गर्म और नम इलाकों में इक्वेटर के पास मिलते हैं। इनमें भी इक्वेटोरियल, मॉनसून, वेट एंड ड्राई वाले प्रकार हैं। हाँ, इक्वेटोरियल AF मतलब जहां साल भर खूब बारिश, जैसे अमेज़न। मॉनसून AM में एक सूखा मौसम होता है। और वेट एंड ड्राई AW या सवाना टाइप में घास के मैदान भी होते हैं। फिर आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट्स, मध्य अक्षांशों वाले, जहां मौसम संतुलित होता है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। और फिर हैं बोरियल फॉरेस्ट्स या टैगा, जो और ऊंचे अक्षांशों में ठंडे इलाकों में मिलते हैं।
लंबी कठोर सर्दियां होती हैं वहां। और हर तरह के जंगल की अपनी खासियत होती है, अपने खास पेड़ पौधे जीव जंतु। बिल्कुल। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में तो बायोडाइवर्सिटी कमाल की होती है, ऊंचे पेड़, लताएं। टेम्परेट फॉरेस्ट में चौड़ी पत्ती वाले पेड़ जैसे ओक, मेपल मिलते हैं, और बोरियल फॉरेस्ट में नुकीली पत्ती वाले कॉनिफर्स जैसे पाइन, स्प्रूस दिखते हैं। एनसीईआरटी की टेबल्स में इनके अच्छे उदाहरण दिए हैं जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकते हैं। हाँ, वो देख लेना चाहिए। अब आते हैं मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम्स पर। इनकी पहचान ही है कम बारिश और एक्सट्रीम तापमान। चाहे वो गर्म रेगिस्तान हो या ठंडे। इनके भी प्रकार हैं, गर्म और शुष्क जैसे सहारा, थार, सेमी एरिड, कोस्टल जैसे आटाकामा, और कोल्ड डेजर्ट्स जैसे गोबी या लद्दाख। यहाँ एक मेंस का सवाल याद आता है। 2013 जीएस पेपर 1 Q21 में पूछा गया था कि बड़े गर्म मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में 20-30 डिग्री अक्षांशों के बीच और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही क्यों मिलते हैं। हाँ, इसका संबंध सुपर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स और ठंडी समुद्री धाराओं, कोल्ड ओशन करंट से है, जो बारिश होने से रोकती हैं। बिल्कुल। और यहाँ वनस्पति बहुत कम होती है, ज्यादातर कैक्टस या सूखी झाड़ियाँ। जीवों में भी गजब के अडेप्टेशंस होते हैं, जैसे रात में एक्टिव होना। हाँ, नॉकटर्नल होना। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, फॉग डेजर्ट्स जैसे अफ्रीका का नमीब डेजर्ट, वहां नमी का मुख्य सोर्स समुद्री कोहरा होता है। कमाल है। अच्छा, तीसरा बड़ा स्थलीय बायोम है घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। जैसा नाम वैसा काम। यहाँ घास डोमिनेंट होती है, पेड़ बहुत कम या नहीं होते। दो मुख्य प्रकार हैं, ट्रॉपिकल सवाना जहां घास के साथ कुछ बिखरे पेड़ दिखते हैं, और टेम्परेट स्टेप जहां दूर दूर तक बस घास ही घास। और पेड़ कम क्यों होते हैं यहाँ? इसके पीछे मुख्य कारण है, एक तो पानी की कमी और दूसरा समय समय पर लगने वाली आग। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ है प्रीलिम्स 2013 का। सवाल नंबर 22 पूछा था कि घास के मैदानों में पेड़ घास की जगह क्यों नहीं ले पाते। अच्छा, क्या विकल्प थे? विकल्प थे कीड़े मकोड़े, धूप, पोषक तत्वों की कमी, पानी की सीमा और आग, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हुआ पानी की सीमा और आग। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। पानी की कमी पेड़ों को बढ़ने नहीं देती और आग छोटे पौधों को नष्ट कर देती है। घास जल्दी वापस उग जाती है। ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। सवाना अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं जहां जिराफ, ज़ेब्रा जैसे जानवर हैं, और स्टेपी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में। सही। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स का बस जिक्र कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर 13-14 में डिटेल है, फ्रेश वाटर और मरीन। हाँ, नदियां, झीलें और महासागर, सागर वगैरह। तो इस सेगमेंट से प्रीलिम्स के लिए क्या टेक अवे हैं? देखिए, विभिन्न बायोम्स के नाम और उनके प्रकार याद रखने हैं, उनके मुख्य स्थान, जलवायु की विशेषताएं, खास पेड़ पौधे और जीव, और वो ग्रासलैंड वाला PYQ फैक्ट, पानी की कमी और आग। और मेंस के लिए ये समझना कि कैसे तापमान और वर्षा पृथ्वी पर जीवन के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं और हर बायोम में कैसे यूनिक एडेप्टेशंस मिलते हैं। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की तरफ, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, जैव भू रासायनिक चक्र। हाँ, ये नाम थोड़ा भारी लगता है पर कॉन्सेप्ट मजेदार है। बायो मतलब जीव, जियो मतलब पृथ्वी, चट्टान, मिट्टी, हवा, पानी, और केमिकल मतलब पोषक तत्व। तो मतलब ये वो तरीके हैं जिनसे जीवन के लिए जरूरी तत्व जैसे पानी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जीवों और पर्यावरण के बीच घूमते रहते हैं एक साइकिल में। एकदम सही। ये चक्र ये पक्का करते हैं कि ये जरूरी तत्व खत्म ना हो और लाइफ चलती रहे। और इन सब चक्रों को चलाने वाली मेन एनर्जी सोर्स है सूरज। ठीक है, तो सबसे पहले जल चक्र, वाटर साइकिल की बात करें। हाँ, इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। चैप्टर 13 में डिटेल में है। संक्षेप में कहें तो पानी अपनी अलग अलग अवस्थाओं में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, सरफेस और अंडरग्राउंड में सर्कुलेट होता रहता है। प्रक्रियाएं हैं इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ और इन्फिल्ट्रेशन। हाँ, एनसीईआरटी टेबल 13.1 में इसके कंपोनेंट्स अच्छे से दिए हैं। अगला कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल। कार्बन तो जीवन का आधार है। बिल्कुल, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। पौधे फोटोसिंथेसिस से हवा से CO2 लेते हैं, उसे खाने में बदलते हैं। और जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो CO2 वापस छोड़ते हैं। हाँ, और मरने के बाद डिकम्पोजिशन से कार्बन वापस मिट्टी और हवा में चला जाता है। फॉसिल फ्यूल्स भी तो पुराने कार्बन का ही भंडार हैं। यहाँ कार्बन सिंक्स का जिक्र आता है। बहुत जरूरी। ये वो जगह हैं जहां कार्बन लंबे समय तक जमा रहता है।
सबसे बड़े सिंक हैं महासागर और जंगल। और चिंता की बात ये है कि हम इंसान खासकर फॉसिल फ्यूल जलाकर और जंगल काटकर इस साइकिल को गड़बड़ा रहे हैं। हाँ, इसी से एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। प्रीलिम्स के लिए कार्बन कंपाउंड्स के उदाहरण याद रख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा वगैरह। अब आते हैं नाइट्रोजन साइकिल पर। नाइट्रोजन भी बहुत जरूरी है प्रोटीन और DNA RNA के लिए। बिल्कुल, हवा में 78% नाइट्रोजन है, पर N2 गैस के रूप में। ज्यादातर जीव इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसे बदलना पड़ता है। हाँ, इसे उपयोगी फॉर्म्स जैसे अमोनिया, नाइट्रेट्स में बदलना पड़ता है। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कैसे होता है? प्राकृतिक रूप से बिजली चमकने से होता है और कुछ खास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया करते हैं। अच्छा। फिर नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं हैं जो इसे वापस गैस बनाकर हवा में भेज देती हैं। इससे जुड़े PYQs भी थे। हाँ, प्रीलिम्स 2013 में ही 2 थे। एक Q34 था कि मिट्टी में नाइट्रोजन कौन जोड़ता है। विकल्प थे जानवरों का यूरिया उत्सर्जन, कोयला जलाना और वनस्पति की मृत्यु। तो इसमें यूरिया उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु सही होंगे। कोयला जलाने से तो शायद प्रदूषण होता है। बिल्कुल सही। कथन 1 और 3 सही थे। ऑप्शन सी, कोयला जलाने से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं जो एसिड ड्रेन करते हैं, पर मिट्टी में सीधे नाइट्रोजन नहीं डालते। और दूसरा सवाल? दूसरा Q33 था कि बायो फर्टिलाइजर की तरह किसका इस्तेमाल होता है। विकल्प थे एगैरिकस, नॉस्टॉक, स्पाइरोजाइरा। इसमें नॉस्टॉक होना चाहिए, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एकदम सही, केवल नॉस्टॉक। ऑप्शन बी, नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। फिर ऑक्सीजन चक्र है जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से जुड़ा है। हाँ, ये कार्बन चक्र के साथ काफी क्लोजली लिंक्ड है। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जीव उसे लेते हैं, एक संतुलन है। तो इन चक्रों से प्रीलिम्स के लिए क्या-क्या ध्यान में रखना है? हर साइकिल की मेन प्रोसेसेस और उनमें शामिल एलिमेंट्स, कार्बन सिंक्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, नॉस्टॉक, और वो PYQ फैक्ट्स, मिट्टी में नाइट्रोजन कैसे जुड़ती है, और बायोफर्टिलाइजर, नॉस्टॉक। और मेंस के लिए ये समझना कि ये चक्र जीवन के लिए कितने जरूरी हैं और कैसे मानवीय गतिविधियां इन्हें डिसरप्ट कर रही हैं, जिसके क्या परिणाम हो रहे हैं। हाँ, ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। चलिए अब इस अध्याय के आखिरी पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिक संतुलन। ये क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी इकोसिस्टम में अलग अलग जीवों के बीच एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक गतिशील संतुलन की स्थिति है। ये स्टैटिक नहीं है, बदलता रहता है, एडजस्ट होता रहता है। और ये जरूरी क्यों है? ताकि इकोसिस्टम स्टेबल रहे, हेल्दी रहे और जो सेवाएं वो देता है वो देता रहे। इससे बनाए रखने में क्या मदद करता है? कई चीजें, जैसे प्रजातियों के बीच कंपटीशन और कोऑपरेशन, और एक प्रक्रिया है नेचुरल सक्सेशन। नेचुरल सक्सेशन। हाँ, मतलब समय के साथ किसी जगह पर जीवों का समुदाय कैसे बदलता है। जैसे खाली जमीन पर पहले घास, फिर झाड़ियां, फिर पेड़ आ सकते हैं। ये एक प्रिडिक्टेबल बदलाव है। अच्छा, और सबसे जरूरी शायद भोजन पर निर्भरता है। बिल्कुल, फूड चेन और फूड वेब। खाद्य श्रृंखला दिखाती है कि ऊर्जा कैसे एक जीव से दूसरे में जाती है। जैसे घास को टिड्डा खाए, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप। और फूड वेब? वो कई सारी फूड चेन्स का एक जाल होता है, क्योंकि असलियत में ज्यादातर जीव कई चीजें खाते हैं और खुद भी कई जीवों का भोजन बनते हैं। यहाँ भी एक PYQ था शायद। हाँ, प्रीलिम्स 2013 का ही Q31 पूछा था कि खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है। पहला कथन था कि ये जीवों के एक दूसरे पर भोजन करने का क्रम दर्शाती है। दूसरा था कि ये एक प्रजाति के अंदर पाई जाती है। तीसरा था कि ये खाए जाने वाले जीवों की संख्या दर्शाती है। तो इसमें तो सिर्फ पहला कथन ही सही लग रहा है। बिल्कुल, केवल कथन एक सही था, ऑप्शन ए। ये भोजन के क्रम को दिखाती है, संख्या या एक ही प्रजाति के अंदर के संबंध को नहीं। लेकिन ये संतुलन बड़ा नाजुक होता है ना? हाँ, बहुत। इसे प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी बिगाड़ सकते हैं। पर आजकल ज्यादातर गड़बड़ मानव निर्मित कारणों से हो रही हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, इन्वेजिव स्पीसीज का आना और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसी प्रैक्टिसेस। इनसे संतुलन बिगड़ता है, मिट्टी का कटाव होता है, बायोडायवर्सिटी घटती है। तो इस सेक्शन से प्रीलिम्स के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस का कॉन्सेप्ट, नेचुरल सक्सेशन और फूड चेन की परिभाषा PYQ फैक्ट,
याद रखनी है। और मेंस के लिए ये समझना कि ये संतुलन कितना कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है और मानवीय हस्तक्षेप कैसे इसे बिगाड़ रहा है, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, ये भी यहीं से जुड़ता है। सही। तो आज हमने एनसीईआरटी के इस चैप्टर के जरिए पृथ्वी पर जीवन के कुछ बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। इकोलॉजी से लेकर इकोसिस्टम्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और इकोलॉजिकल बैलेंस तक। हाँ, और ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ भूगोल के लिए नहीं बल्कि यूपीएससी के एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पेपर के लिए भी अनिवार्य हैं। प्रीलिम्स के फैक्ट्स, बीवाईक्यूज और मेंस के लिए एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल। आज की बातचीत खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, हमारी पृथ्वी की प्राकृतिक व्यवस्थाओं पर दबाव बहुत बढ़ गया है। तो ये सोचना जरूरी है कि क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस के बीच एक सही तालमेल बिठा सकते हैं। ये कैसे होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वस्थ ग्रह दे सकें। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। इसी विचार के साथ सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.